हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हाउ आरएसएस वाज मास्टरमाइंड बिहाइंड बीजेपी एपिक विक्ट्री इन दिल्ली। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा याद करिए केजरीवाल क्या क्या कहा करते थे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। पर असल में हुआ क्या? हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी दो और लोग थे। ओए क्या बात है जी, क्या बात है। आरएसएस ने हरियाणा महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी ईवीएम हैक कर दिया जी। Oh shit! No! इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये ये पता झूठ कौन है। है? दिल्ली का वो दुर्ग जहां बीजेपी ना जाने कितने सालों से बाहर थी, ट्विटर पर जो जहां ये ट्रोलिंग माना करते जा रहा था कि वहां तो केवल केजरीवाल ही सरकार बनाएगा, वहां जैसे ही आरएसएस ने बीजेपी की पूरी कैंपेनिंग संभाली, मानो पूरा पासा ही पलट गया। सिचुएशन ये है कि दिल्ली में सुपड़ा साफ करने वाली आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार गई। पर बड़ी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी मार लेना, नहीं आतिशी सिंह मार लेना, जो भी खुद चुनाव हार गई। एकदम पे फोन मार दी मेरे यार मंत्री सारे। पर क्या आप जानते हैं कि इस जीत में आरएसएस का सबसे बड़ा हाथ है? आरएसएस ने 50,000 से अधिक ड्राइंग रूम मीटिंग की और करीब 1.5 लाख से ज्यादा सेमिनार्स किए हैं दिल्ली में। 13,000 से ज्यादा बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट किया गया। आरएसएस बीजेपी को हैट्रिक लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। हैट्रिक का मतलब चुनावी जीत की हैट्रिक है, जो हरियाणा से शुरू हुआ, फिर महाराष्ट्र पहुंचा और अब बारी दिल्ली की। इसका नतीजा ये रहा कि आज पूरी दिल्ली भगवा में हो चुकी है और भगवंत मान डर रहे हैं कि कहीं ये वाले हमारे पास ना आ जाएं। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। तो भाई साहब, अब सवाल ये उठता है कि आखिर आरएसएस ने अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को जीत कैसे दिलाई? आखिर ये केजरीवाल का 10 साल से अभेद्य किला जीतने में कैसे मदद की? और क्या आरएसएस ने ऐसा कुछ पहली बार किया है? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिल्ली चुनाव 2025 जीतना बीजेपी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, और इस चमत्कार में आरएसएस की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, जिसको आज लोग प्रेज भी कर रहे हैं। आरएसएस के ग्रासरूट कार्यकर्ताओं के एक बड़े नेटवर्क ने इस राजनीतिक सफलता में अहम भूमिका निभाई है, और इसी कारण से हमें संघ की इस गहरी और इंटीग्रेटेड भागीदारी को समझना जरूरी है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि उन्होंने कैसे बीजेपी को एक ऐसे दुर्ग को जीतने में मदद की है जहां बीजेपी दशकों से सत्ता से बाहर थी। देखिए, बीजेपी ने दिल्ली के इस चुनाव में अपनी सभी कैंडिडेट्स के नाम आरएसएस के डायरेक्ट रिकमेंडेशन पर अनाउंस किए थे। इवन बीजेपी के मिनिस्टर्स ने कई आरएसएस वर्कर्स को अपना पर्सनल असिस्टेंट तक बना लिया था, जिन्होंने उन्हें चुनाव की पूरी प्लानिंग करके दी थी। इसके अलावा अगर इलेक्शन कैंपेनिंग की बात करें तो आरएसएस ने दिल्ली के लोगों के साथ करीब 53,000 से ज्यादा ड्राइंग रूम मीटिंग्स की थी, जिसे 4 लाख से ज्यादा लोगों ने डायरेक्ट अटेंड किया था। बाकी इन 4 लाख लोगों से जुड़ा हुआ परिवार और उसकी जो गणना है ना, उसका तो बस अंदाजा लगाया जा सकता है। चुनाव से पहले आरएसएस ने एक बड़े स्तर पर घर घर जाकर प्रचार किया, जिसमें बीजेपी सरकार में आकर क्या करेगी ये बताया गया। साथ ही आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस मॉडल की रियलिटी को भी उजागर किया गया। लोकमत परिष्कार जैसे अभियानों के जरिए आरएसएस ने विकास के मुद्दे को, करप्शन और इलीगल इमिग्रेशन जैसे मुद्दों को घर घर पहुंचाया। ये अभियान केवल जानकारी फैलाने तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि इसमें लोगों से सीधा इंटरेक्शन किया गया, जिससे खास तौर पर गरीब और वंचित वर्गों में इसकी गहरी पकड़ हो गई। इसके अलावा संघ का ये जो अभियान था ना, ये फ्रेगमेंटेड नहीं था, बल्कि बेहद संगठित था। दिल्ली को 30 संघ जिलों में बांटकर एक केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रेटजी के तहत वोटर्स तक पहुंच बनाई गई। आरएसएस की सेवा बस्तियों या फिर सर्विस बूथ्स ने इस अभियान का मुख्य आधार तय किया था, जहां संघ से जुड़े हुए संगठनों ने बस्तियों में न केवल कम्युनिटी सर्विस की, बल्कि लोगों से गहरा जुड़ाव भी बनाया था। ये जमीनी कार्य सिर्फ मदद देने तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे मतदाताओं के साथ एक मजबूत आइडियोलॉजिकल कनेक्शन भी बनाया गया। इसके अलावा आरएसएस ने 1123 से ज्यादा बस्तियों में पेनिट्रेट करके बीजेपी के लिए
मैक्रो लेवल पर प्रचार किया था। ये वो क्षेत्र थे जिन्हें संघ ने गहन संपर्क के लिए चिन्हित किया था। ये इलाके सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर थे, उन्हें आरएसएस ने मदद भी प्रोवाइड कराई है। आरएसएस ने अपने कैंपेन को बिजली, पानी, सीवर, सफाई जैसे लोकल मुद्दों पर रखा और इसे नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी से जोड़कर मास लेवल तक पहुंचाया। संघ ने छोटे छोटे समूह, जिनको टोली कहा जाता है, उनके जरिए परिवारों से सीधा संपर्क किया। एक टोली में 3 से 4 आरएसएस के स्वयंसेवक के लोग जो थे वो शामिल होते थे, जो घर घर जाकर बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। आरएसएस के इसी व्यक्तिगत जुड़ाव के कारण बीजेपी की दिल्ली में ओवरऑल कैंपेनिंग और भी ज्यादा प्रभावी बन गई थी और इसका क्या फायदा हुआ है वो अब आपके सामने है। और इससे ये साबित हो जाता है कि बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की उतनी ही जरूरत है जितनी कि भारत को मैच जीतने के लिए बुमराह की। और ये सिर्फ मैं इस दिल्ली के चुनाव के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, मेरे इस दावे को सपोर्ट करने के लिए ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। चलिए उन्हें आगे देखते हैं। देखिए, पास्ट के कुछ इलेक्शंस में भी बीजेपी की जीत के पीछे आरएसएस का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शंस में भी आरएसएस ने बीजेपी के लिए एक बड़े स्केल पर कैंपेनिंग की थी। वैसी कैंपेनिंग जैसे राहुल गांधी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के लिए कर रहे थे, जिससे एज अ रिजल्ट बीजेपी एक अच्छे मार्जिन के साथ इन राज्यों में जीत के आई। जैसे कि हरियाणा इलेक्शंस, जो कि लोकसभा इलेक्शंस के बाद हुआ था, जिसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस टेरिबल एक्सपेक्ट की जा रही थी सभी एग्जिट पोल्स के द्वारा, वहां पर भी आरएसएस ने बीजेपी को सिंगल हैंडेडली जिता दिया था। हरियाणा में भी आरएसएस ने बीजेपी के लिए एकदम ग्राउंड पे उतर के काम किया था। इन्होंने डायरेक्ट मंडल कार्यकर्ता और लोकल पंचायत के लेवल पे कई सारे कैंपेन्स करवाए थे। 4 महीने में 16,000 से अधिक सभाएं की थी और ज्यादा से ज्यादा वोटर टर्नआउट हो सके इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए थे। आरएसएस ने 10 दिन के अंदर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल 90 मीटिंग्स अरेंज करवाई और वर्कर्स और रूरल वोटर्स के साथ इन्होंने 200 मीटिंग्स की। और जीत के बाद आरएसएस के सीनियर ऑफिशियल्स ने ये एक्नॉलेज किया कि बीजेपी का आरएसएस और उनके कोर वोटर्स के साथ डिस्कनेक्ट होने के कारण ही बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शंस में सीटें गंवाई थी। पर अब ना बीजेपी और आरएसएस एक साथ दिख रहे हैं और बीजेपी का खोया हुआ पब्लिक कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने में एक साथ काम करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली आरएसएस वर्कर्स ने डायरेक्टली कभी किसी को अर्ज नहीं किया कि भाई बीजेपी के लिए वोट करिए। इंस्टेड ऑफ दिस they are highlighting the importance of stable government। इसके अलावा महाराष्ट्र इलेक्शंस में भी बीजेपी लेड महायुति अलायंस को इतने बड़े मार्जिन से जीत मिलने के पीछे आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है। महाराष्ट्र में तो संघ ने कैंपेनिंग की शुरुआत बहुत सारी फैमिलीज और इंडिविजुअल लोगों के साथ मिलकर की थी, उन्हें जोड़कर की थी। इन्होंने महाविकास आघाड़ी के अलायंस के साथ महाराष्ट्र के लोगों के आइडियोलॉजिकल इश्यूज को भी एम्पलीफाई किया था। आरएसएस ने एक्चुअली अपने ही जैसे 65 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर सजग रहो कैंपेन भी चलाया था, जिसमें न केवल बीजेपी को एक पॉजिटिव पुश मिला था बल्कि महाविकास आघाड़ी के हिंदुओं को डिवाइड रखने के मोटिव को भी पुशबैक मिला था। इस इनिशिएटिव का मेन मोटिव था हिंदुओं को एक साथ अलाइन करना, क्योंकि दूसरी तरफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस मुस्लिम वोटर से एक तरफा वोट डालने के लिए कह रहे थे। वहाँ के धार्मिक स्थल है, धार्मिक नेता है माइनॉरिटीज के, उन्होंने अल्लाह की कसम दे देकर लोगों को वोट करने लगाया, बीजेपी के खिलाफ वोट करने लगाया। आरएसएस के इस इनिशिएटिव से इलेक्शंस के समय महाराष्ट्र में मराठा ओबीसी समुदाय के बीच में जो डिवाइड फैल रहा था, इस कैंपेन के बाद वो कंट्रोल हो गया और हिंदुओं की यूनिटी मजबूत हुई। महाराष्ट्र में संघ ने 13 ग्रुप्स बनाए थे जिनका काम माइक्रो और मैक्रो लेवल पर ऑपोजिशन के नैरेटिव को टैकल करना था। जैसे कि एक इंस्टेंस में ऑपोजिशन ने कॉन्स्टिट्यूशन को खतरे वाला नैरेटिव पुश किया था। वैसे तो इनका रोज का रोना है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पर इंटरेस्टिंगली संघ ने इसे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया था। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने इसे टैकल करने के लिए हर घर कॉन्स्टिट्यूशन का कैंपेन चलाया, जिससे इन्होंने ग्राउंड लेवल पर लोगों को एजुकेट किया कि कैसे बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा वायलेट किया है, जिससे एज अ रिजल्ट बीजेपी के अलायंस की महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड मार्जिन से जीत हुई। पर यह काम आरएसएस ने आज से शुरू नहीं किया है। 1989, 1991 और 1996 में जब बीजेपी उतनी बड़ी पार्टी भी नहीं थी जितनी आज है, तब भी आरएसएस ही बीजेपी की कैंपेनिंग करती थी। यहां तक कि 1998 में जब बीजेपी पहली बार अपने पॉलिटिकल अलायंस एनडीए के साथ लोकसभा में चुनकर आई थी, तब भी बीजेपी की कैंपेनिंग आरएसएस ही कर रहा था। और इंटरेस्टिंगली जब बीजेपी ने आरएसएस को बिट्रे किया है या आरएसएस को अपने इलेक्शन कैंपेन में इन्वॉल्व नहीं किया है, तब बीजेपी को एक सेटबैक मिला है। जैसे कि 1998 के मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी ने आरएसएस के चुने हुए कैंडिडेट्स को साइडलाइन करके अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। 2004 के इलेक्शंस में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें आरएसएस ग्राउंड पर नहीं गया था।
क्योंकि रिपोर्टेडली आरएसएस के कई सारे वर्कर्स बीजेपी की पावर पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स में ग्रो करने से नाराज थे। उनका मानना था कि बीजेपी एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी वाली पार्टी है और बीजेपी को अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करने पर ध्यान देना चाहिए रादर देन फोकसिंग ऑन पावर पॉलिटिक्स। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी आरएसएस जमीन पर नहीं उतरी थी और बीजेपी का हाल सबको पता है। और 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के समय भी बीजेपी ने सिग्निफिकेंट अमाउंट में सीटें लूज की थी, क्योंकि बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी अब सेल्फ सफिशिएंट पार्टी बन चुकी है और उन्हें अब आरएसएस के सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। चुनावों में चौथे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि शुरुआत में हम कम सक्षम थे, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, अब हम सक्षम हैं। आज बीजेपी खुद अपने आप को चलाती है, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस कांड की वजह से ना आरएसएस के कई सीनियर लीडर्स बीजेपी से नाराज भी हो गए थे। यानी कि जब जब आरएसएस बीजेपी को इलेक्शन कैंपेन में मदद करता है तब तब बीजेपी हारा हुआ इलेक्शन भी जीत जाता है, और जब जब बीजेपी आरएसएस को इग्नोर करता है तब तब बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। ये गीगा चार्ट लेवल का इन्फ्लुएंस है, पर आरएसएस इतना इन्फ्लुएंशियल बना कैसे, वो आगे देखते हैं। देखिए, आरएसएस ना भारत का एक ऐसा संगठन है जिससे मैं पर्सनली बहुत सी चीजों में एग्री करता हूँ, पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसमें मैं डिसएग्री करता हूँ उनसे। पर एक चीज मैं खुलकर कह सकता हूँ कि संघ भारत और हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की है। 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने यह संगठन एस्टेब्लिश किया था। परंतु दिलचस्प बात यह है भाई साहब के हेडगेवार पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा थे। इवन वो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भी शामिल हुए थे। साथ ही वो नागपुर कांग्रेस में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुयायियों द्वारा बनाए गए एक ग्रुप राष्ट्रीय मंडल के सक्रिय सदस्य थे। लेकिन खिलाफत आंदोलन के बाद जब उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि भाई कांग्रेस हिंदू समाज के बुनियादी अधिकारों को भी नजरअंदाज कर रही है, तब उन्होंने आरएसएस की नींव रखी थी ताकि हिंदुओं को एकजुट किया जा सके फॉर ऑब्वियस रीजंस। वैसे अपना कांग्रेस वाले जी नहीं पाएंगे ये बात सुनकर के आरएसएस की शुरुआत भी एक कांग्रेस ही ने की थी। वो देखिए, अब ये पागल जी नहीं पाएगा। तो जी इस तरीके से आरएसएस का काम चालू हुआ था। इसके बाद दिन बीतते हैं, साल बीतते हैं और 1947 आता है। 1947 के भारत विभाजन के समय जब लाखों हिंदू और सिख शरणार्थी दर दर भटक रहे थे, तब आरएसएस के स्वयंसेवकों ने उनकी सुरक्षा और रिहेबिलिटेशन के लिए महत्वपूर्ण काम किया था। इसके अलावा जब जब इंडिया पे किसी भी देश ने आक्रमण किया है, तब तब आरएसएस ने इंडियन आर्मी की मदद की है। गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाने में आरएसएस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी आरएसएस ने ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाए थे, ताकि आम जनता का जो मनोबल है वो बढ़ाया जा सके और भारतीय सेना को हर संभव सहायता दी जा सके। जहां आरएसएस इंडियन आर्मी की मदद कर रहा था, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी 1962 युद्ध के दौरान अपने अब्बाजान यानी कि चाइना को सपोर्ट कर रही थी, उन्हें अपना चेयरमैन बता रही थी और इंडियन आर्मी के लिए ब्लड डोनेट करने से मना किया जा रहा था। खैर, कम्युनिस्ट पार्टी में साला उतना ही दिमाग और देशभक्ति है जितनी तुषार कपूर में एक्टिंग स्किल्स। मुझे क्यों तोड़ा? आरएसएस ने कैसे भारतीय सेना की मदद की उसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। 1971 की लड़ाई में वेस्ट बंगाल के रानीगंज जिले में आरएसएस के एक सदस्य ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मदद की थी पाकिस्तान सेना की गतिविधियों को ट्रैक करने में, और इसके बाद वो भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानियों से लड़ता भी है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। आज भी उस अननोन व्यक्ति का स्मारक रानीगंज में है। इसके अलावा 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भी संघ ने सिख परिवारों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने का काम किया था, और ये सिर्फ एक दो एग्जांपल नहीं है ऐसे, बल्कि ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। आज आरएसएस 39 से अधिक देशों में अपनी शाखाएं चलाता है और आरएसएस की आज 50 से ज्यादा सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन में भी आरएसएस की भूमिका रही थी। बेसिकली आरएसएस ने बीजेपी को अपना पॉलिटिकल फेस की तरह एस्टेब्लिश किया था, और आज बीजेपी कितनी सक्सेसफुल है वो सबके सामने है। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में 71% मिनिस्टर्स का डायरेक्ट कनेक्शन है संघ से। बाकी छोड़िए, खुद नरेंद्र मोदी संघ से निकले हैं और मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में आरएसएस का बड़ा योगदान है। 2014 के चुनावों का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2014 की फर्स्ट पोस्ट की इस रिपोर्ट के अनुसार आरएसएस के पास दिल्ली के 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स का डेटाबेस था, जिसमें से वॉलंटियर्स निकाले गए थे मोदी के कैंपेन के लिए, और फिर इस स्ट्रैटेजी को पूरे देश में लागू किया गया था। फेसबुक और ट्विटर पर बीजेपी 272+ ये कैंपेन
क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स ने चलाया था और इसमें भी आरएसएस का बड़ा योगदान था। फर्स्ट पोस्ट के अनुसार इनफैक्ट आरएसएस के कार्यकर्ता इस चुनाव में इतने अधिक इन्वेस्टेड हो गए थे कि मोहन भागवत को कहना पड़ा था कि हम राजनीति में नहीं हैं, हमारा काम नमो नमो करना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है। इनफैक्ट मोदी को पीएम नॉमिनी बनाने के लिए जो फाइट हुई थी ना, उसमें भी संघ का बड़ा रोल था। और इस इलेक्शन के समय हरियाणा के एक संघ प्रचारक ने कहा था कि इस बार यानी कि 2014 में हम मोदी के लिए चुनाव को बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेज करेंगे। इनफैक्ट आरएसएस से जुड़े बहुत से लोगों के रिश्तेदार अपनी जॉब छोड़कर मोदी का कैंपेन कर रहे थे। सरल शब्दों में कहें तो बिना आरएसएस के तो शायद मोदी को भी इतने बड़े नंबर से जीत न मिल पाती। परंतु भगवान की माया देखिए, आज इसी आरएसएस वाले को एलकेएफसी जुबैर के अब्बू जान यानी कि अरब अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। आरएसएस हमेशा से हिंदुत्व के लिए वोकल रही है और इस ऑर्गेनाइजेशन ने राम जन्मभूमि मूवमेंट को मेन स्ट्रीम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी कारण से इतिहास में कई बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई है, चाहे वो 1948 में गांधी की हत्या के बाद हो, 1975 के इमरजेंसी के दौरान हो या फिर 1992 में बाबरी के बाद हो। पर हर बार आरएसएस ने कमबैक किया है। शायद आरएसएस इकलौता ऐसा संगठन है जिस पर इस देश में सबसे ज्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। यहाँ तक कि सरकारों द्वारा भी इसे संगठन कहा गया है। परंतु रियलिटी का संघ क्या है, आरएसएस क्या है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आरएसएस को ना अक्सर कई लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट आतंकी ग्रुप कहते हैं, तो कोई आरएसएस को हेट फैलाने वाला कहता है। For the RSS-driven Bharatiya Janata Party, they see hate speeches by fraternal organizations as a method of political non-mobilization because they want people not to think about any other issues. आरएसएस को बैन करने तक की बात करते हैं, वैसे ही जैसे 1948 में आरएसएस को बैन किया गया था। आज की डेट में आरएसएस हर ऑपोजिशन लीडर का टारगेट है। राहुल गांधी का तो रोज का ही काम है। इनफैक्ट आरएसएस के बारे में आए दिन प्रोपेगेंडा न्यूज छापे जाते हैं कि देखिए आरएसएस कितनी डेंजरस है, पर एक्चुअली में ऐसा कोई भी इंसिडेंट ये लोग जमीन पर नहीं दिखा पाते हैं। इनफैक्ट धरातल पर आरएसएस केवल लोगों की मदद करते हुए दिखता है। देश में कोई भी बड़ी आपदा आई हो, चाहे 2001 में गुजरात का भूकंप हो जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, या फिर 1979 में गुजरात में ही मोरबी में जल त्रासदी हो जिसमें खुद नरेंद्र मोदी ने एज अ आरएसएस स्वयंसेवक लोगों की मदद की थी, या फिर बंगाल में एक सामान्य सा पुल गिरना हो, या फिर केदारनाथ धाम में आई बाढ़ हो, आप कोई भी इंसिडेंट देख लीजिए, आरएसएस आपको ग्राउंड जीरो पर लोगों की मदद करते हुए दिख जाएगा। और ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट्स गिनवाए जा सकते हैं। परंतु अगर हम डेली लाइफ की भी बात करें ना, और अगर पिछले कुछ महीनों के टाइमलाइन को ही देखें, तो आरएसएस ने हजारों ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं। आरएसएस आज 12,850 से ज्यादा फॉर्मल स्कूल्स रन करती है जिसमें 35 लाख से ज्यादा बच्चे एनरोल्ड हैं, और इसके अलावा भी 11,000 से ज्यादा संस्कार केंद्र नाम की सिंगल टीचर स्कूल्स आरएसएस चलाती हैं, जहां बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। अभी आरएसएस ने यह भी प्रॉमिस किया है कि वो देश भर में 5 यूनिवर्सिटीज खोलेगी जहां गरीब से गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले बिना किसी भेदभाव के। आरएसएस अपने हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स भी चलाती है जहां लोगों का काफी कम दाम में इलाज किया जाता है। इनफैक्ट इसी कारण से आरएसएस के हॉस्पिटल्स को मोस्ट कमिटेड एनजीओ का अवार्ड भी मिल चुका है। आप याद करिए कोविड का समय, जब सब बड़े से बड़े नेता अपने घर में छुपकर बैठ गए थे, तब आरएसएस ने गरीब लोगों की मदद की थी। 20-20 साल से बंद पड़े हॉस्पिटल्स को वापस रीएस्टेब्लिश किया था, जिसमें एक बार में 300 से अधिक पेशेंट्स का इलाज हो पा रहा था। कोविड के सेकंड वेव में आरएसएस ने रिमोट एरियाज में लोगों के घर राशन और बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज को पहुंचाया था बिना रिलीजन देखे। इनफैक्ट इन्होंने कोविड एरा में बहुत से मुस्लिम परिवारों की हेल्प की थी। आरएसएस ने इंडिया में 118 शहरों में कोविड केयर सेंटर्स एस्टेब्लिश किए थे, 287 शहरों में आइसोलेशन सेंटर्स एस्टेब्लिश किए थे और 4,193 प्लाज्मा डोनेशन कंडक्ट करवाए थे। आरएसएस ने कोविड-19 में 52 किचन ऑपरेट की थी ताकि लॉकडाउन में कोई जरूरतमंद आदमी भूखा ना सो पाए। गली नंबर 2 में अपने सनसेट और कुछ महिला रोटी सेकती हुई। जब भी कोई आपदा आती है ना, तो कोई आए ना आए आरएसएस के वॉलंटियर्स मदद करने पहुंच जाते हैं। चाहे वो केरला का ओक्की साइक्लोन हो जिसमें आरएसएस ने लोगों को बचाने के लिए कई रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए थे और लोगों को रिलीफ भी प्रोवाइड कराया था, या फिर चेन्नई का फ्लड हो जिसमें भी आरएसएस ने बहुत मदद की थी। पिछले ही साल वायनाड में जो बाढ़ आई थी उसमें भी आरएसएस वर्कर्स ने बहुत लोगों को रेस्क्यू किया था बिना किसी धर्म को देखे। तो फिर सवाल ये आ जाता है कि आरएसएस को इतना डिफेम क्यों किया जाता है? पता है क्यों? क्योंकि आरएसएस का फाउंडिंग प्रिंसिपल ही इंडिया के एंशिएंट कल्चरल हेरिटेज और वैल्यूज को रिस्टोर करना है। और इंडिया का एंशिएंट कल्चर क्या है? सनातन कल्चर। बेसिकली आरएसएस का ड्रीम व्यू वही है जो इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इनफैक्ट आरएसएस के लीडर्स कहते हैं कि वो भारत में चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो उसे हिंदू ही मानते हैं, यानी एक मुस्लिम भी नेशनैलिटी से हिंदू है आरएसएस के लिए। क्योंकि इबादत से मुसलमान होंगे, राष्ट्रीयता से तो हिंदू है, भारत माता के पुत्र है, और इसलिए हम हिंदू समाज है, अगर समाज है तो हमको एक रहना ही है। बस यही आइडियोलॉजी आरएसएस के विरोध का सबसे बड़ा कारण है और इसी कारण से आरएसएस के बारे में वो सब कुछ अनाप शनाप बोला जाता है। देखिए, आरएसएस की कही हर बात से तो मैं खुद भी सहमत नहीं हूँ, पर इतना कह सकता हूँ कि आरएसएस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहने वाले लोग एक्चुअली आरएसएस की आइडियोलॉजी के विस्तार से डरते हैं, क्योंकि उनकी दुकानें ये आइडियोलॉजी बंद कर सकती है। आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए बीजेपी की हेल्प करती है ग्राउंड पर, और बीजेपी 370 हटाकर या फिर राम मंदिर बनाकर आरएसएस की आइडियोलॉजी को स्थापित करती है। पर इस सारी बात से ना इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब जब आरएसएस बीजेपी के लिए ग्राउंड पर नहीं उतरी है तब तब बीजेपी हारती है। 2004 का चुनाव हो, 2009 का हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव उदाहरण है इसके। और जब जब आरएसएस बीजेपी के लिए ग्राउंड पर उतरती है तब तब बीजेपी चुनाव जीतती है, चाहे 1998 हो, 2014 का चुनाव हो, 2019 का हो, हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो या फिर अब दिल्ली का चुनाव हो। इनफैक्ट भाई साहब, आरएसएस के बिना बीजेपी का उतना ही अस्तित्व है जितना शक्कर के बिना चाय का, मसाले के बिना मैगी का और शराब के बिना पकवंतमान का। क्या आप सहमत हैं इस बात से कि आरएसएस के बिना बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं? कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। सपोर्ट करें हमारे कार्य को patreon.com के माध्यम से और यूपीआई के माध्यम से, जिनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देख सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन पर भी आप उनके एड्रेस को देख सकते हैं। इसके साथ ही जो स्क्रीन पर दूसरा बाकी यार एक दिल्ली में भाई एक काफ़ी एक चेंज इलेक्शन हुआ है और एक बीजेपी की एक हुकूमत आ चुकी है, एक सरकार आ चुकी है। अब एक थोड़ा सा एक हिस्ट्री में चले जाए ना, जब भी एक इलेक्शन होता है तब भी भाई एक हमें एक आरएसएस का एक ज़रूर एक जिक्र एक सुनने को मिलता है। अब इसकी काफ़ी एक कंट्रोवर्सी भी है, एक कहाँ तक कि एक इंडिया में इसकी कंट्रोवर्सी ज़रूर एक रहती है। जो बंदे को जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो भाई उसमें वो एक 100 नुक्स एक निकालता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, लिहाजा मुझे इससे आगे एक प्रॉब्लम हो सकेगी। लेकिन आरएसएस की भाई हमने एक हिस्ट्री भी एक देखी है, एक सारा जहाँ से भाई एक स्टार्ट हुई थी, जिन जिन लोगों ने एक उसमें एक मतलब कि अपना एक दी थी खिदमत और स्टार्ट से ही एक शुरू था, तो वो एक अच्छा एक हिस्ट्री थी उनकी। लेकिन अब एक जैसे एक दिल्ली की भाई एक इलेक्शन जीते हैं ना बीजेपी, तब से एक और भी एक मतलब कि एक मीटिंग करते रहे हैं और काफ़ी एक बीजेपी की भाई एक हेल्प हुई है। और जहाँ भी हमने देखा है एक मामला होता है, अगर आरएसएस भाई उसमें एक घुस जाए तो वो भाई एक मतलब कि एक साइड पर एक लग ही जाती है चीज़ है। ये ज़रूर देखा है हमने इस पर। बिल्कुल यार, एक यहाँ भी अगर देखा जाए ना, एक मेन टॉपिक यही है कि जो आरएसएस ने ना यहाँ पर आके हेल्प की है। मतलब कि एक जो दिल्ली के इलेक्शन है ना, मेन उन्होंने बताया कि 50,000 तक एक स्पेशल उनके लिए एक स्पेशल जो मीटिंग्स हो रही थी और एक घर घर जाकर या एक उन्होंने जाकर लोगों को बताया है ना एक पूरा प्लान, तो उसी में उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया यहाँ बीजेपी की। और हर तरह से जब भी कोई भी ऐसा एक ऑप्शन आता है या कहीं भी मुश्किल होती है तो वहाँ ज़रूर वो जाते हैं। अब देखें कि यहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, एक एक वोटर को बताना या उनको एक ध्यान में लेना कि भाई आगे आने वाले वक्त में आपकी जो भी डिमांड है ना, मतलब वो पूरी करना एक उनका काम है, क्योंकि पूरी सपोर्ट उनको पीछे से गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट को वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से ये जो बात हुई है ना, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने यार एक वोटर को एक सामने रख कर ये काम किया है। लेकिन आगे उनकी एक हिस्ट्री पर आ जाए तो जहाँ भी कोई भी एक मुश्किल आई है ना, कोई बाढ़ आई है या किसी भी कम्युनिटी पर कोई भी एक आई है, तो उसी वक्त उन्होंने भाई ज़रूर हेल्प की है। अभी जैसे कोरोना की पिक्चर हम देख रहे हैं, तब बहुत ज़्यादा उन्होंने लोगों की हेल्प की है। मतलब हर तरह में इंडिया में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है ना, वहाँ वो भाई ज़रूर होते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो थी उनकी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई है कि उनका ग्राउंड वर्क देखो कितना एक इम्पोर्टेंट था और पेपर वर्क था। एक तो होता है ना कि कैसे हवा में बातें छोड़ देता कि भाई खुद जो है ना वो बीजेपी ही आरएसएस है और आरएसएस ही बीजेपी है। उसकी वजह ये है कि
उधर के जो वर्कर है ना वही एक इसके लिए भाई एक वहाँ से ही एक जो मतलब उम्दा कारकर्दगी करते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे तो वर्क चल रहा होता है लेकिन उसमें सब एक मिक्स होते हैं और वहाँ से जो भी अच्छा एक परफॉर्म करता है उसको भाई आगे लेके आते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल भाई एक खुद पीएम मोदी जी हैं। लेकिन इसको नज़रियाती तौर पे भाई बहुत ज़्यादा है कि डिफरेंट जो है ना वो डिफ़ाइन किया गया है अदर कंट्रीज़ में, ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर इसको एक इसकी आइडियालॉजी जो है ना उसको एक चेंज करके दिखाया गया या बताया गया कि भाई आरएसएस का मकसद ही जस्ट एक जो है ना वो एक हिंदुओं को प्रमोट करना है, बजाय इसके के मतलब ये कि उनका मकसद यही है कि कोई और नेशन वहाँ पे ना रहे, कोई और एक माइनॉरिटी कह लें या कोई और जो है ना वो मज़हब वहाँ पे रहे, जस्ट ना रहे, बस जो है ना वो सारे एक हिंदू ही वहाँ पे रहे। लेकिन ये बिल्कुल एक अपोजिट चीज़ है। आप देख लें कि बहुत ज़्यादा एक मज़हब जो है ना वो इंडिया में आपको मिलेंगे एक, और हर एक को अपनी आज़ादी है एक, हर तरह के एक इवेंट के लिए एक कोई भी उनका एक होता है, तो उस हवाले से। लेकिन इस चीज़ की बहुत ज़्यादा भी खुशी हुई है कि एक वो इस हद तक पीछे से सपोर्ट करते हैं। तो भाई एक देख लो कि जो भी चीज़ें एक कमियां कुताएं दूसरी पार्टी की उनको नज़र आएँ, उन्होंने उस हिसाब से जो है ना वो वहाँ पे एक वर्किंग की और लोगों को इस चीज़ के ऊपर एक अवेयर किया कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं जो कि नहीं की गई। और अब जो है ना वो अगर कोई मतलब बीजेपी आती है तो वो इस चीज़ को ज़रूर एक बेहतर करेगी। लेकिन ये कि भाई उनका पीछे उनकी वर्किंग देख लो कि किस तरह वो कहाँ पे एक उनका जो है ना वो काम होता है। लेकिन कोई भी मुश्किल वक्त होता है उसमें सबसे पहले वो पहुँचते हैं। तो ये चीज़ें एक बहुत आम है उनके लिए। बाकी यार एक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।